हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लक्ष्मी का एग्ज़ाम टारगेट सीरीज़ कर रहे हैं। तो इसका जो पहला मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 है अनसॉल्व्ड, ये हम कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें लिखा हुआ है कि जो फंक्शन है वो हमारे पास नेचुरल टू नेचुरल है और एफ हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वेयर। जैसा कि मैं बताता हूँ कि अगर हमारे पास एफ जो रियल टू रियल अगर होता है, अगर ऑड पावर होती है तो हम कह देते हैं उसको 1 1 और ऑन टू। लेकिन अगर इवन पावर है तो हम उसे कहते हैं नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ऐसा कब कहते हैं? जब हमारे पास फंक्शन रियल टू रियल है। अगर इसके अलावा कुछ और है तो हमें क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। तो देखते हैं किस तरह से। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें नेचुरल टू नेचुरल हमारे पास गिवन है, तो हम क्या करेंगे? जैसे एक्स स्क्वेयर है तो 1 1 के लिए हमें पता है क्या करना होता है, fx1 को fx2 के बराबर रखना होता है। ये fx है और हमें fx1 निकालना है, तो हम क्या करेंगे? x की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पर? x1। तो ये हो जाएगा x1 स्क्वेयर। इसी तरह से ये हो जाएगा x2 स्क्वेयर। अब यहाँ पे स्क्वेयर है, अगर हम इसका स्क्वेयर रूट कर स्क्वेयर काटते हैं तो क्या आ जाता है? x1 इक्वल टू x2, क्योंकि यहाँ पर x1 और x2 दोनों बराबर आ रहे हैं। लेकिन अगर ये नेचुरल नहीं होता तो हमारे पास एक और नंबर आता -x2, क्योंकि हमें पता है जब हम स्क्वेयर को सॉल्व करते हैं तो हम दो वैल्यूज़ लेते हैं, एक प्लस और एक माइनस। क्योंकि ये नेचुरल नंबर है तो इसलिए माइनस वाला यहाँ पर नहीं आएगा, इसीलिए ये क्या हो जाता है? 1 1 हो जाता है। अब ऑन टू के लिए क्या करना होगा? ये जो fx की वैल्यू है इसे हम y के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं, जो ये ऑन टू के लिए हमने क्या किया, जो हमारे पास फंक्शन था एक्स स्क्वेयर, हमने उसे y के बराबर रखा और यहाँ से क्या निकाल ली? x की वैल्यू। ये स्क्वेयर था, इधर गया तो क्या हो गया? स्क्वेयर रूट। अब हम ये देखते हैं, अगर हमने एक नेचुरल नंबर लिया, y की वैल्यू 2 ली, 2 एक नेचुरल नंबर है, अगर हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो हो जाएगा स्क्वेयर रूट 2। और स्क्वेयर रूट 2 क्योंकि नेचुरल नहीं होता इसलिए क्या नहीं होगा? ऑन टू। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्या है ये ऑन टू फंक्शन? कब होगा? जब यहाँ पर ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सभी के लिए कोई ना कोई प्री इमेज इसके अंदर हो हमारे पास। अगर इसके अंदर कोई प्री इमेज मिल जाती है तब तो ये क्या होगा? ऑन टू होगा। अब हमने क्या किया, हमने ये y है और ये क्या है? x। ये वाला y है और ये क्या है? x। हमने यहाँ से y की वैल्यू क्या ली? 2 ली। हमने y की वैल्यू ली 2, तो y के लिए जो x की वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए थी? यहाँ पर √2। लेकिन हमें पता है नेचुरल नंबर में यहाँ पर कहीं भी हमारे पास √2 नहीं होगा, तो इसका मतलब है 2 के लिए कोई प्रीमेज नहीं है। क्योंकि इसके लिए कोई प्रीमेज नहीं है इसलिए क्या नहीं है? ऑन टू नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है और यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था? x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो 3x + 7 है इसे हम क्या करेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। तो अगर हम 3x + 7 को 0 के बराबर रखते हैं, ये जो +7 इधर आएगा -7 हो गया, और जो 3 मल्टीप्लाई में वो कहाँ गया? डिवाइड में। अब यहाँ पर एक और x है, तो हमने क्या किया, ये जो 2 - 3x है हमने इसको 4 के बराबर रखा और +4 को हम इस साइड लेके -4 कर दिया और 3x इधर आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा -2 और x की वैल्यू निकाली तो ये क्या आ जाएगी? -2/3। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर तो x की वैल्यू आई -7/3, इधर आई x की वैल्यू -2/3। एक ही इक्वेशन है, इसमें x की दो वैल्यू किस तरह से हो सकती है? तो इसलिए ये क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, इसका कोई आंसर नहीं है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? नॉट पॉसिबल टू फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है ट्राइंगल के और एरिया भी गिवन है। तो यहाँ पर ये पूछते हैं कि ये जो k है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें पता है जो एरिया निकालने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले लिखते हैं 1/2, इसके बाद ये 2 और -6 लिखा, 5 और 4 लिखा, k और 4 लिखा, और साइड में क्या लिख देते हैं? एक कॉलम 1 1 1। फिर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास एरिया कितना गिवन है? 35 गिवन है, तो एरिया हमने लिख दिया 35। 1/2 डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, सबसे पहले 2 लिखा, फिर 4 - 4, इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है? 70 = 50 - 10 के। जब भी हमारे पास एरिया गिवन होता है
और हमें के की वैल्यू निकालनी होती है, तो जो ये वैल्यू आती है ना, हम इसे प्लस और माइनस दो टर्म में लेके चलते हैं दोनों। तो एक बार तो हमने क्या किया, ये जो 50 माइनस 10 है इसको हमने क्या लिख दिया प्लस 70 के इक्वल, और एक बार इसको क्या लिख दिया हमने माइनस 70 के इक्वल रख दिया। अभी माइनस 10 था, इधर आया प्लस का 10 हो गया, इधर 50 है माइनस करा 70 हो गया, सॉल्व करा माइनस 20 और डिवाइड करते हैं क्या आता है -2। इस तरह से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास के की दो वैल्यू आई, एक तो आई -2 और एक क्या आई 12। ये ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है -7। हमें क्या फाइंड आउट करना था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो ये हमें याद करना है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है इसकी पावर n होती है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, और n क्या है यहाँ पर, n है ऑर्डर कितना गिवन है 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना गिवन है -7। इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है -343। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, हमारे पास लिखा हुआ है कि y की वैल्यू गिवन है और इसका डबल डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो हमने क्या किया, 5 लिखा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और माइनस ऐसे लिखा तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस। इसका एक बार डिफरेंशिएशन और किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आया, अगर हम कंपेयर करते हैं y से तो सिर्फ साइन बदले हुए हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद जो ये टर्म बनी है ये एग्जैक्टली क्या बन गया है y, तो हमने इसको क्या लिख दिया -y। ये ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास था, x गिवन था, y गिवन था, हमें क्या करना था इसका dy/dx। तो हमने क्या किया, x का डिफरेंशिएशन कर दिया t के रिस्पेक्ट में, ये हो गया पावर आगे आई और पावर में से एक माइनस, मतलब 2at। इसी तरह से इसका डिफरेंशिएशन किया, 2a ऐसे आया, t का हो गया 1। अब हमने क्या किया, dy/dx निकालना था, तो हमने क्या किया, dy/dt को डिवाइड कर दिया dx/dt से। तो dy/dt 2a है, dx/dt है 2at। तो इधर से हमने क्या किया, 2a से 2a कैंसिल कर दिया, तो आंसर आ गया 1/t। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास लिखा हुआ है ये, अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो नीचे वाली टर्म है इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो x की पावर 10 का होता है 10 x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x का होता है 10 की पावर x इंटू log 10 dx इज इक्वल टू dt। और जब भी कभी हमारे पास नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर बना हुआ होता है तो हम नीचे वाली टर्म को किस में लिख देते हैं, log में लिख देते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास लिखा हुआ है dx/4 + 9x² का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर x² लिखा हुआ है, तो हमने x² को क्या, x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो 1 होना चाहिए, तो इसलिए हमने क्या करा 9 कॉमन निकाला बाहर। तो जब हम 9 कॉमन निकालेंगे तो 9 से डिवाइड किया दोनों को, इधर आ जाएगा 4/9 और यहाँ से 9 चला ही गया है, क्या बचेगा यहाँ पर x²। अब ये जो 4/9 है इसको हमने क्या लिख दिया इधर 2/3 का स्क्वायर। अब जो इसका इंटीग्रेशन होता है इसका फॉर्मूला है dx/a² + x² इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2/3, तो फॉर्मूला लगाया 1/a, a की जगह क्या लिख दिया 2/3 tan इनवर्स x/a, a की जगह क्या लिख दिया यहाँ पर 2/3। लिमिट हमारे पास गिवन है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो अपर लिमिट लगाई, x की जगह लिख दिया 2/3। इसके बाद क्या करा, लोअर लिमिट लगाई, अब की बार x की जगह क्या लिख दिया 0। तो यार 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया, क्या आएगा 1, और 10 की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है π/4। इसके बाद हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा आंसर आ गया π/24। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी हमें इंटीग्रेशन करना था। क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स cos x dx। तो हमें पता है हम cos को चेंज कर सकते हैं साइन में। किस तरह से होता है चेंज, हम इसको लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स। इधर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा π/2 माइनस एक्स। तो अब π/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट है तो इसके साथ x लगा दिया, माइनस x का इंटीग्रेशन हो जाता है x² प्लस c। क्वेश्चन नंबर 10 है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स।
कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है हमें, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे किसके अंदर, जर्नल सॉल्यूशन के अंदर। तो ये देखना पड़ेगा इसका ऑर्डर कितना है, ये इसका ऑर्डर गिवन है 4। अगर ये 4 ऑर्डर की है तो इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, 4। तो जर्नल सॉल्यूशन में तो होते हैं कांस्टेंट्स, लेकिन अगर हमसे पूछते हैं ना कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये तो जर्नल सॉल्यूशन है, अगर हमसे पूछा जाता पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, तो उसका आंसर आ जाता 0। लेकिन इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस तरह की अगर कोई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो हमें पता है जब ये x अपॉन वाई गिवन है तो हम क्या करेंगे, x अपॉन वाई को हम v के बराबर रख देते हैं। क्या करते हैं हम, x अपॉन वाई को हम क्या कर देते हैं, v के बराबर रख देते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, vy, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको देखते हैं किस तरह से होगा। जैसा कि हमें पता है आई है, आई के बाद क्या लिखते हैं हम, जे, जे के बाद के और के बाद आई। अगर ये वाला ऑर्डर फॉलो होता है तो हम इस तरह की वैल्यूज़ का आंसर क्या लिख देते हैं, 1। क्या आई जे के अगर फॉलो हो रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पर देखो जे है, जे, जे के बाद क्या आ रहा है, के, बिल्कुल सही है। जे के बाद क्या आता है, के, बिल्कुल सही। और के बाद क्या आता है, आई, बिल्कुल सही ऑर्डर चल रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब नीचे हमारे पास है जे है, जे के बाद क्या गिवन है, आई, लेकिन हमें तो जे के बाद क्या लिखना होता है, कि क्योंकि ऑर्डर उल्टा आ रहा है तो इसलिए क्या आ जाएगा इसका आंसर, -1। अब इस वाले में क्या है, इसमें 2 आई आ गए। अगर कभी भी एक जैसे आ जाते हैं 2 टर्म तो इसलिए उसका आंसर क्या लिख देते हैं हम, 0। अगर ऑर्डर फॉलो हो रहा है तो आंसर 1 होगा। अगर कहीं भी एक भी ऑर्डर में कहीं गड़बड़ आ जाती है तो उसका आंसर आ जाएगा -1। और अगर कोई भी 2 टर्म एक जैसी आ गई, आई आई या जे जे, तो वहाँ पर उसका आंसर क्या आना है, उसका आंसर आना है 0। तो देखते हैं आई जे के बिल्कुल ऑर्डर फॉलो हो रहा है तो इसलिए इसका आंसर आ गया 1। इधर हमारे पास 2 जे आ गए, एक जैसे आ गए, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 0। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, के के बाद है आई, बिल्कुल सही, के बाद आई और आई के बाद जे, बिल्कुल ऑर्डर फॉलो हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, के बाद आई के बाद जे। तो ये तो ऑर्डर फॉलो हो रहा था इसलिए इसका आंसर आएगा प्लस। तो ये कितना आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक तो ओ ए गिवन है और एक ओ बी गिवन है। ये एक ट्राइंगल बना रखा था इन्होंने, क्या, एक तो है वेक्टर ओ ए और दूसरा है ओ बी। तो इससे जो ये ट्राइंगल बना है इसका हमें एरिया निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हमको क्या करना है, ओ ए और ओ बी का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड और उसका हाफ। तो हमने क्या किया, ओ ए लिखा सबसे पहले, क्या टर्म्स है, 1 2 3, इधर लिखा 1 2 3, इधर है -3 -2 3, ये हमने लिखा। इसका हमने क्या निकाला, डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद जो आंसर आया उसका हमने मैग्नीट्यूड निकालकर उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एरिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है 3 एंगल्स गिवन थे। ये एंगल्स एक्स वाई और जेड के साथ एंगल बनाते हैं ये। तो हमें क्या निकालने थे, डायरेक्शन कोसाइन निकालने थे। तो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं एल एम एन, और किस तरह से निकलते हैं, कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो हमने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखी, तो हमारे पास cos 90 0, cos 60 1/2, cos 30 आ गए √3/2। ये वैल्यूज़ आई हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है वो है 0 1 और √3। लेकिन आना ये आंसर चाहिए था, इसलिए जो क्वेश्चन गिवन है वो कैसा है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास एक कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है और हमें क्या निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। तो हमें पता है वेक्टर इक्वेशन किस तरह से निकलती है। सबसे पहले तो जो ऊपर वाली गिवन टर्म्स हैं इनका साइन चेंज करेंगे, 3 का -3, -5 का +5j, +6 का हो जाएगा -6k प्लस लैम्डा, और जो ये नीचे वाली टर्म्स है ये इसी तरह से लिख दी जाती हैं। तो ये हमारे पास होती है कौन सी, वेक्टर फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, और ये भी लिखा हुआ है कि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट टर्म्स है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट टर्म्स है
तो हमें क्या फाइंड करना था इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी हमें निकालना है। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी किसके बराबर होती है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की वजह से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.6, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आ जाता है 0.18। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 17 में सबसे पहले तो ये लिखा हुआ था ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13, और क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी किसके बराबर है 2/5। तो हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो हमने क्या किया, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको किसके बराबर रख दिया हमने 5/13 के बराबर इधर। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू आ गई, ये मल्टीप्लाई वाला 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 26। दूसरा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास गिवन है 5/13। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसके बाद क्या किया, जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है इसको इस साइड ले गए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह हमने वैल्यू रख दी 5/13। इधर अगर हम 5 से 5 कैंसिल कर दें तो आंसर कितना आ जाता है 2/13। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होगी। तो इसके लिए हमने क्या करा, इसका फॉर्मूला यूज़ किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यह फॉर्मूला हमने यूज़ किया और यहाँ से इन तीनों वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद हमने देखा तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है 26, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ गया 11/26। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास दे रखा था, क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी किसके बराबर गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए के बराबर गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए किसके बराबर है, ये गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए के। तो अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैंसिल कर दें तो ये आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यही हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्रू।